Hello friends, welcome back to my YouTube channel Go Agro. So friends, today's lecture is on plant physiology. ये plant physiology का फर्स्ट लेक्चर है. इसका टॉपिक है वाटर रिलेशन. इस लेक्चर में हम प्लांट वाटर रिलेशन की स्टडी करेंगे. इसमें हम डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, इम्बाइबिशन एंड प्लाज्मोलाइसिस पढ़ेंगे. इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ प्रेशर्स पढ़ेंगे जैसे कि डिफ्यूजन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर. सो ये सभी कॉन्सेप्ट्स आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. सबसे पहले है इंट्रोडक्शन. प्लांट फिजियोलॉजी क्या होता है? सो प्लांट फिजियोलॉजी में हम प्लांट्स में होने वाले फंक्शंस की स्टडी करते हैं. प्लांट्स में बहुत से फंक्शंस होते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, photosynthesis, process by which plants make their own food, transpiration, that is loss of water in form of water vapor, and respiration. So ये सभी एसेंशियल फंक्शंस हैं जो प्लांट्स में होते हैं. तो इन सभी प्रोसेसेस के लिए वाटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वाटर एसेंशियल होता है. प्लांट्स में वाटर किस लिए ज़रूरी होता है समझते हैं. फर्स्ट है, प्लांट सेल में प्रोटोप्लाज्म के लिए वाटर ज़रूरी होता है क्योंकि जब प्लांट्स को इनफ वाटर अवेलेबल होता है तब सेल टर्जिड रहती है और नहीं तो सेल फ्लैसिड हो जाती है. टर्जिड कंडीशन में प्लांट्स में स्ट्रेंथ होती है. नाउ सेकंड है वाटर एज एन कैरियर. मीन्स वाटर एक कैरियर जैसे एक्ट करता है. ये गैसेस, मिनरल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है. थर्ड पॉइंट है वाटर मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए ज़रूरी होता है जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए. ये प्रोसेस प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्लांट्स में एनर्जी जनरेट करती हैं एटीपी की फॉर्म में. नाउ फोर्थ है प्लांट सेल में रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए वाटर एसेंशियल होता है क्योंकि वाटर प्लांट सेल की स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है. फिफ्थ पॉइंट है वाटर प्लांट्स में एक कंटिन्यूअस नेटवर्क बनाता है जो एक की डिफरेंट सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़रूरी होता है. वाटर सॉइल में से मिनरल्स को कैरी करके प्लांट्स पार्ट तक पहुंच जाता है. सिक्स पॉइंट है जब प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन एंड गटेशन से वाटर लॉस हो जाता है तब उस वाटर को फिर से फुलफिल करता है. अब ट्रांसपीरेशन एंड गटेशन क्या होता है ये हम यहाँ पर शॉर्ट में समझते हैं. इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझेंगे. सो ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स के एरियल पार्ट्स जैसे कि लीव्स, स्टेम एंड फ्लावर्स से वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर इवेपोरेट हो जाता है. नाउ गटेशन, प्लांट्स में जो एडिशनल वाटर रह जाता है वो प्लांट्स की रूट्स, स्टेम एंड लीव्स से नाइट के टाइम पर रिमूव हो जाता है. इस प्रोसेस को गटेशन बोलते हैं. सो प्लांट्स में 97 to 99% वाटर ट्रांसपीरेशन एंड गटेशन से लॉस हो जाता है. सो ये थे पॉइंट्स वाटर की नीड्स के. सो जैसा कि हम जानते प्लांट्स की सभी फंक्शनल एक्टिविटीज़ वाटर रिलेशन पर डिपेंडेंट होती है. सो वाटर रिलेशन में हम कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ते हैं जैसे कि फर्स्ट है प्लांट्स में वाटर कैसे एंटर करता है. ये हम ऑस्मोसिस में पढ़ेंगे और यही आज के लेक्चर का टॉपिक है. नाउ सेकंड पॉइंट है प्लांट्स में वाटर का मूवमेंट कैसे होता है, सॉइल से वाटर प्लांट्स में ऊपर कैसे पहुंचता है. ये सब हम एसेंट ऑफ सेप एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सेप में पढ़ेंगे. थर्ड कंसेप्ट है प्लांट्स में वाटर लॉस कैसे होता है. ये हम ट्रांसपीरेशन में पढ़ेंगे. सो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एसेंट ऑफ सेप एंड ट्रांसपीरेशन पढ़ेंगे. सो सबसे पहला टॉपिक है डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल, एटम्स,
आयंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और क्योंकि इसमें कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है इसीलिए ये एक पैसिव प्रोसेस है। मीन्स डिफ्यूज़न में मॉलिक्यूल्स ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं। जहाँ पर मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन है वहाँ से मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है समझते हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर। डिफ्यूज़न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मीन्स जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा पार्टिकल्स उतने ही ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे। सो डिफ्यूज़न इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सेकेंड है डिफ्यूज़न इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मीन्स जितना ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे मॉलिक्यूल्स उतना फास्ट मूव करेंगे। थर्ड फैक्टर है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो डिफ्यूज़न इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के। मीन्स जितना बड़ा मॉलिक्यूल्स का साइज होगा उतना कम डिफ्यूज़न होगा। मीन्स जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डिफ्यूज़न ज़्यादा फास्ट होता है। Now fourth point है डेंसिटी। डिफ्यूज़न इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न है। सो डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है जो गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने में हेल्प करता है। सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न गैसेस के अंदर होता है, उसके बाद लिक्विड में, एंड जो लीस्ट डिफ्यूज़न है वो होता है सॉलिड्स में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर सिग्निफिकेंस दिए हैं डिफ्यूज़न के। मीन्स प्लांट्स के अंदर डिफ्यूज़न किस लिए यूज़ आता है समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। डिफ्यूज़न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि प्लांट्स में गैसेस का मूवमेंट्स ओनली डिफ्यूज़न से होता है। नाउ सेकेंड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इनका ट्रांसपोर्ट भी डिफ्यूज़न प्रोसेस से होता है। नाउ थर्ड है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूज़न है जो कि प्लांट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हम इसके बाद वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। नाउ फोर्थ है प्लांट्स के अंदर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जैसे कि सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट और एक्रोस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के लिए डिफ्यूज़न एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है क्योंकि उसमें किसी भी टाइप की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए जब एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसपोर्ट करना होता है या सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही जब ट्रांसपोर्ट होता है तो वो डिफ्यूज़न प्रोसेस से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ्यूज़न प्रेशर। डिफ्यूज़न प्रोसेस में जब मॉलिक्यूल्स और आयंस और एटम्स जब मूव करते हैं तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं मीडियम के ऊपर, उस प्रेशर को हम डिफ्यूज़न प्रेशर बोलते हैं। डिफ्यूज़न प्रेशर प्योर वाटर का हमेशा हाईएस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन। मीन्स जितना ज़्यादा हम सॉल्यूट प्योर वाटर के अंदर ऐड करते जाएंगे उसका डिफ्यूज़न प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा। अगर हम वाटर का मूवमेंट देखें तो वो यहाँ पर दिया है, वाटर हमेशा हाई डीपी से लो डीपी की तरफ मूव करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस टर्म फर्स्ट टाइम एबे नॉलेल ने दी थी। ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन प्रोसेस है। ऑस्मोसिस प्रोसेस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन तीन टाइप की होती है, परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड इम्परमेबल मेम्ब्रेन। इम्परमेबल मेम्ब्रेन किसी भी सॉल्यूशन को पास होने के लिए अलाउ नहीं करती है। सेकेंड टाइप होता है परमेबल मेम्ब्रेन। परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट दोनों को ही अलाउ करती है पास होने के लिए। एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये ओनली सॉल्यूट पार्टिकल्स को ही अलाउ करती है। इसे हम पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में दिया है, यहाँ पर बीच में पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन है
सो राइट हैंड साइड में जहाँ पर सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स दिए हैं रेड कलर के, वहाँ पर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई है एंड लेफ्ट साइड में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो है, इसीलिए यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लेफ्ट से राइट की साइड मूव कर रहे हैं, मीन्स लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। और इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ ऑस्मोसिस। प्लांट्स के अंदर ऑस्मोसिस का क्या रोल होता है समझते हैं। फर्स्ट है प्लांट्स एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम द सॉइल, मीन्स सॉइल में से जब प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो ज़्यादातर जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से होता है। सेकेंड रोल है मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल्स, मीन्स जब एक सेल से दूसरे सेल में वाटर का मूवमेंट होता है और वाटर जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से होता है। थर्ड पॉइंट है ऑस्मोसिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द टर्जिडिटी ऑफ प्लांट सेल, मीन्स ऑस्मोसिस प्लांट सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और उसे फ्लैसिड होने से बचाता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट है इट इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ यंग सेल्स। यंग सेल्स की ग्रोथ के लिए ऑस्मोसिस ज़रूरी होता है। नाउ सिक्स्थ पॉइंट है जब प्लांट्स के अंदर हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है तो वो प्लांट्स को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, वो प्लांट्स को फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड डेसिकेशन होने से बचाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए हम जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मीन्स जब प्योर वाटर एंड सॉल्यूशन जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड होता है, उस कंडीशन में हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर की एंट्री को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। जैसा कि हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में सॉल्यूशन है एंड राइट साइड में प्योर सॉल्वेंट वाटर है और ये दोनों ही सॉल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड हैं और इनके बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर प्योर वाटर का ज़ीरो होता है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मीन्स सॉल्यूशन के अंदर जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतना ही ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर हैलोफाइट्स का सबसे ज़्यादा होता है एंड हाइड्रोफाइट्स का सबसे मिनिमम होता है। एंड प्लांट्स के अंदर बात करें तो सबसे कम लीस्ट ओपी जो होता है वो होता है रूट में एंड हाईएस्ट ओपी होता है लीफ का। सो यहाँ पर वाटर हमेशा लो ओपी से हाई ओपी की तरफ मूव करेगा एंड सबसे लोएस्ट ओपी होता है प्योर वाटर का एंड हाईएस्ट ओपी होता है सॉल्यूशन का। यहाँ पर एक और टर्म दी है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सो ऑस्मोटिक पोटेंशियल की सेम वैल्यू होती है ऑस्मोटिक प्रेशर के जैसे, लेकिन वो नेगेटिव में होती है। सो ऑस्मोटिक पोटेंशियल इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर फ्री सिस्टम में एप्लीकेबल नहीं होता है, ये सिर्फ ऑस्मोटिक सिस्टम में ही एप्लीकेबल होता है। जब हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वाटर सेल के अंदर एंटर हो जाता है और वाटर की वजह से सेल टर्जिड बन जाती है, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद जब साइटोप्लाज्म सेल वॉल पे जो प्रेशर अप्लाई करता है उस प्रेशर को टर्गर प्रेशर बोलते हैं। So turgor pressure is nothing but the outward pressure that is exerted by the cell solution on the cell wall. So जब सेल के अंदर टर्गर प्रेशर अप्लाई होता है तो उसे रोकने के लिए और उसे कंट्रोल करने के लिए एक अपोजिट फोर्स लगता है जो कि इनवर्ट की तरफ लगता है, वो सेल वॉल सेल सॉल्यूशन पर अप्लाई करती है और ये इक्वल अमाउंट में होता है। इस प्रेशर को हम वॉल प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। तो टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर की वैल्यू सेम होती है, लेकिन टर्गर प्रेशर सेल सॉल्यूशन सेल वॉल पे लगाती है एंड वॉल प्रेशर वॉल सेल सॉल्यूशन के ऊपर लगाती है।
इसीलिए एक टर्जिड सेल के अंदर टर्गर प्रेशर ओपी के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक ऐसी सेल जिसमें वाटर एंटर नहीं हुआ है, उस सेल के अंदर ओपी हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टीपी। एंड एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल जिसका प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो चुका है, उस सेल के अंदर टर्गर प्रेशर नेगेटिव होता है। सो टर्गर प्रेशर प्लांट सेल में शेप प्रोवाइड करता है। इसके अलावा प्लांट सेल को इलोंगेशन एंड ग्रोथ प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पर फ्लैसिड सेल और टर्जिड स्टेट के कंडीशन को कंपेयर किया है। फ्लैसिड कंडीशन के अंदर प्लांट सेल का प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो गया है। इसकी वजह से प्लांट में डेहिसेंस होने लग गया है। एंड टर्जिड कंडीशन के अंदर प्लांट्स के अंदर इनफ अमाउंट ऑफ वाटर है, इसीलिए प्लांट सेल की प्रोटोप्लाज्म में भी इनफ अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है और इसीलिए इस प्लांट में स्ट्रेंथ दिख रही है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। इसे हम वाटर पोटेंशियल भी बोलते हैं। सो एक प्योर वाटर एंड सॉल्यूशन के डिफ्यूजन प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है, उसे डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट बोलते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब प्योर वाटर में हम सॉल्यूट को ऐड करते रहते हैं तब उसका डीपी कम होता रहता है और कितना वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है डीपी में, उसे हम डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट बोलते हैं। डीपीडी को हम एब्जॉर्प्शन पोटेंशियल और सक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। सो डीपीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स जितना ज़्यादा हम सॉल्यूट ऐड करेंगे प्योर वाटर के अंदर उतना ही ज़्यादा उसका डीपीडी होगा। सो डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी। एंड यहाँ पर हमेशा वाटर लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ मूव करता है। प्योर वाटर का डीपी हमेशा हाई होता है एंड डीपीडी लो होता है एंड सॉल्यूशन का डीपी लीस्ट होता है एंड डीपीडी मैक्सिमम होता है। सो एक टर्जिड सेल जिसका ओपी टीपी के इक्वल होता है, उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि उसमें डीपीडी 0 के इक्वल होता है। और एक फ्लैसिड सेल जिसके अंदर टर्गर प्रेशर 0 है, उस कंडीशन में डीपीडी ओपी के इक्वल होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन टर्म फर्स्ट टाइम सैक ने दिया था। सो इम्बाइबिशन को पढ़ने से पहले हमें दो टर्म समझना होगा, एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन। सो जब वाटर मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस के और किसी भी मटेरियल के पूरे बल्क कैविटी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एंड द सेकेंड इज एड्सॉर्प्शन। जब वाटर मॉलिक्यूल्स किसी भी मटेरियल या सब्सटेंस के ओनली सरफेस पर एक्यूमुलेट होते हैं, उसे हम एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। जैसे कि एक वुडन पीस को हम अगर वाटर के अंदर डालेंगे तो उस कंडीशन में वाटर ओनली सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसे हम एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। और जब हम किसी स्पॉन्ज को वाटर के अंदर डालेंगे तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स पूरी बल्क कैविटी के अंदर एंटर हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। सो इम्बाइबेशन प्रोसेस के अंदर एड्सॉर्प्शन होता है, मीन्स यहाँ पर सब्सटेंस में वाटर मॉलिक्यूल्स ओनली सरफेस पर ऐड हो जाते हैं। ये हमें रेनी सीजन में देखने को मिलता है। जो डोर होता है वुडन डोर पे एड्सॉर्प्शन होता हुआ दिखाई देता है, इसकी वजह से वुड स्वेल हो जाती है। इसके अलावा जब सीड जर्मिनेट होता है उसमें भी जो इनिशियल प्रोसेस होती है वो होती है इम्बाइबिशन। सबसे पहले वाटर सीड के सरफेस पर एड्सॉर्ब होता है, उसके बाद रूट एंड शूट अराइज होते हैं। सो वाटर एब्जॉर्प्शन में जो फर्स्ट स्टेप है वो होती है इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन प्रेशर को हम मेट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं।
इम्बाइबेशन प्रोसेस में एक एफिनिटी होना बहुत ज़रूरी है लिक्विड के बीच में और एड्सॉर्बेंट के बीच में। जैसे कि रबर के साथ वाटर इम्बाइब नहीं हो सकता है एंड रबर के साथ ईथर के बीच में एक अच्छी एफिनिटी होती है, इसीलिए यहाँ पर इम्बाइबेशन पॉसिबल है। सबसे बेस्ट इम्बाइबेशन अगार अगार के अंदर होता है। अगार अगार उसके वेट से 99 टाइम्स ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है। सो इम्बाइबेशन क्यों ज़रूरी होता है समझते हैं। सबसे पहले जो यंग सीडलिंग होता है उसे जर्मिनेट होने के लिए इम्बाइबेशन ज़रूरी होता है। सेकंड पॉइंट है सीड में जो हार्ड सीड कोट होता है उसे बर्स्ट करने के लिए भी इम्बाइबेशन होता है। नेक्स्ट है कॉटन पोल्स। कॉटन पोल्स जो क्रैक हो जाती है वो भी इम्बाइबेशन की वजह से होती है। एंड प्लांट्स के अंदर जो रूट हेयर होते हैं वो रूट हेयर वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, वो भी इम्बाइबेशन की वजह से करते हैं। तो जब इम्बाइबेशन होता है तब एक हाई प्रेशर जनरेट होता है और उस प्रोसेस को हम इम्बाइबेशनल प्रेशर बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस को समझने के लिए हमको सबसे पहले इस पिक्चर को समझने होगा। यहाँ पर 3 कंडीशन दी है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेल सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में सेल से वाटर बाहर की तरफ सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है और उस कंडीशन में हम सेल को बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल, क्योंकि यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है और प्रोटोप्लाज्म का वाटर रिमूव हो जाता है। नाउ सेकंड पिक्चर है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बाहर के सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से बिल्कुल सिमिलर होता है, इसीलिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम एक्सिस्ट करता है। मीन्स यहाँ पे वाटर का कोई नेट मूवमेंट नहीं होता है और इस कंडीशन में सेल को बोलते हैं फ्लैसिड सेल। नाउ थर्ड पिक्चर है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल का कंसंट्रेशन बाहर के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है, इसीलिए वाटर बाहर से सेल के अंदर एंटर होता है और सेल स्वेल हो जाती है और इस सेल को हम टर्जिड सेल बोलते हैं। सो ये होती है 3 टाइप की सेल। तो यहाँ पर हमको प्लाज्मोलाइसिस पढ़ना है। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है जब हम किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होता है, सेल प्रोटोप्लाज्म का वाटर रिमूव हो जाता है, उस कंडीशन को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। सो यहाँ पे डेफिनेशन दी है प्लाज्मोलाइसिस इज द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मीन्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम सेल को रखते हैं उस कंडीशन में सेल प्रोटोप्लाज्म का जो वाटर होता है वो श्रिंक होता है एंड वाटर आउटवर्ड की तरफ फ्लो हो जाता है एंड इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। प्लाज्मोलाइसिस में वाटर हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। प्लाज्मोलाइसिस की 3 स्टेप्स होती है। फर्स्ट है लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, सेकेंड इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस एंड थर्ड है एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। सो प्लाज्मोलाइसिस एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है। जब हम किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं उस कंडीशन में प्लांट सेल वॉल्यूम 25% से रिड्यूस हो जाता है एंड कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर सेल से बाहर आ जाता है, उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। नाउ सेकेंड है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस में प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरीके से सेपरेट नहीं होता है, अभी भी वो कुछ एरिया से अटैच्ड होता है, उसे हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। नाउ थर्ड स्टेप है एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस में सेल प्रोटोप्लाज्म पूरा सेल वॉल से डिटैच्ड हो जाता है एंड वो श्रिंक हो जाता है। श्रिंक होके प्रोटोप्लाज्म सेंटर में आ जाता है,
इसे हम एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। एंड सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म के बीच में स्पेस में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भर जाता है। यहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस की स्टेप्स का पिक्चर दिया है। सबसे पहले एक नॉर्मल सेल दी है। नॉर्मल सेल के बाद सेकेंड पिक्चर में यहाँ पर लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस को बताया है। लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस में सेल वॉल्यूम 25% से रिड्यूस हो चुका है। नाउ थर्ड पिक्चर में प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल से डिटैच्ड होना स्टार्ट हो गया है और अभी भी ये वॉल से अटैच्ड है कुछ एरिया से, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। नाउ लास्ट फोर्थ पिक्चर में प्रोटोप्लाज्म बिल्कुल श्रिंक होकर सेंटर में आ गया है, इसे हम एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। सो ये है प्लाज्मोलाइसिस के स्टेप्स। इसके बाद जब हम प्लाज्मोलाइज सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं या फिर एक प्योर वाटर के अंदर रखते हैं, तब प्रोटोप्लाज्म फिर से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है। इसे हम एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम डीप्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। सो डीप्लाज्मोलाइसिस प्लाज्मोलाइसिस की एक रिवर्स प्रोसेस है। सो यहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस का एक एग्जांपल दिया है। जब हम सॉइल में एक्सेस ऑफ फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर देते हैं, मींस प्लांट्स की नीड से भी ज़्यादा जब फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं, उस कंडीशन में सॉइल का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है और यहाँ पर प्लांट सेल श्रिंक हो जाती है और यहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लांट्स मर सकता है। सो दिस लेक्चर इज़ ऑल अबाउट प्लांट वाटर रिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एसेंट ऑफ सेप एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सेप को पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो देखने के बाद गोएग्रो ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। गोएग्रो ऐप पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स की पीडीएफ मिल जाएंगे। नाउ thanks for watching and don't forget to like, subscribe and share.